क्या किसी इंसान की नफरत और सत्ता की भूख इतनी बड़ी हो सकती है कि वो 1 लाख बेगुनाह लोगों का गला सिर्फ इसलिए काट दे ताकि उसे दोपहर के खाने के वक्त कोई परेशानी ना हो? क्या कोई इतना बड़ा सनकी हो सकता है जो इंसानी खोपड़ियों को ईंटों की तरह इस्तेमाल करके मीनारें खड़ी कर दे? साल 1398, दिल्ली के इतिहास का वो सबसे काला साल जब यमुना नदी का नीला पानी पूरी तरह विलुप्त हो गया था और उसकी जगह इंसानी खून का एक खौफनाक लाल सैलाब बह रहा था। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने दिल्ली के रूह को आने वाले 100 सालों के लिए खामोश कर दिया था। एक ऐसा दरिंदा जो एक पैर से लाचार था लेकिन जिसके खौफ से आधी दुनिया कांपती थी। हम बात कर रहे हैं तैमूर लंग की। वो तैमूर लंग जिसे इतिहास का सबसे क्रूर और खूंखार योद्धा माना जाता है। वो कोई मामूली सुल्तान नहीं था बल्कि एक ऐसा शिकारी था जिसने समरकंद से लेकर दिल्ली तक लाशों का ऐसा कालीन बिछाया कि जमीन भी खून सूखते सूखते थक गई। उसकी दरिंदगी का आलम ये था कि वो जहां से गुजरता वहां शहरों के नामों निशान मिट जाते और पीछे बसती थी वो सिर्फ इंसानी खोपड़ियों की ऊंची मीनारें। वो खुद को ईश्वर का कोड़ा कहता था और उसका मानना था कि वो दुनिया को सजा देने के लिए ही पैदा हुआ है। तैमूर सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि लोग उसके नाम से कांपे। तैमूर लंग की रगों में इंसानियत का एक कतरा भी नहीं था बल्कि उसमें एक ऐसा जहर दौड़ता था जिसने उसे इतिहास का सबसे निर्दयी चेहरा बना दिया। उसकी रणनीति युद्ध लड़ना नहीं था बल्कि दहशत का व्यापार करना था। वो जहां भी हमला करता उसका मकसद सिर्फ इलाका जीतना नहीं होता था बल्कि उस इलाके के रूह को कुचल देना होता था। तैमूर की एक सोची समझी नीति थी और वो थी विनाश। वो शहरों को महज लूटता नहीं था बल्कि उन्हें इस कदर नष्ट कर देता था कि वहां कभी दोबारा घास तक ना उगे। फारस और बगदाद में उसने हजारों लोगों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। वो चाहता था कि उसकी क्रूरता की कहानी उसकी तलवार से पहले दुश्मन के किले तक पहुंच जाए। उसके लिए डर ही सबसे बड़ा हथियार था और इसी डर के दम पर उसने आधी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। मगर सवाल तो ये आता है, आखिर समरकंद के इस सुल्तान ने 1600 किलोमीटर दूर भारत को ही क्यों चुना? उस दौर में भारत की शोहरत पूरी दुनिया में एक सोने की तिजोरी की तरह थी। दिल्ली उस वक्त एशिया का सबसे अमीर और फलते फूलते व्यापारिक केंद्रों में से एक था। भारत की दौलत ही तैमूर के हमले का सबसे बड़ा कारण बनी। तैमूर की नजर दिल्ली के उन खजानों पे थी जहां सदियों का सोना और हीरे जवाहरात जमा थे। उसे अपने जासूसों से ये खबर मिली थी कि दिल्ली के सुल्तान अब कमजोर पड़ चुके हैं और उनके बीच की आपसी फूट उसे भारत की चाबी आसानी से दिला सकती है। उसे ये बताया गया था कि दिल्ली की गलियों में सोना बिखरा है और यहाँ के मंदिर और महल बेशकीमती रत्नों से जुड़े हुए हैं। सत्ता की भूख और सोने का लालच, इसी जानलेवा कॉम्बिनेशन ने तैमूर को भारत की सरहद पार करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही तैमूर ने वो खौफनाक मंजर पैदा किया जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। उसकी सेना जहां से गुजरती वहां इंसानों की फसल काटी जाती थी। झेलम, रावी और सतलुज का पानी उन दिनों पानी नहीं बल्कि इंसानी खून का बहाव बन चुका था। दिल्ली की दहलीज पे पहुंचने तक उसके पास करीब 1 लाख कैदी जमा हो चुके थे। जब उसे लगा कि ये कैदी उसकी सेना के लिए बोझ बन सकते हैं या युद्ध के बीच बगावत कर सकते हैं तो उसने एक ऐसा हुक्म दिया जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले हजारों लोगों को एक ही आदेश में मार दिया गया, बिना किसी रहम के, बिना किसी सुनवाई के। 1 लाख बेगुनाह इंसानों का गला रेत दिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन यमुना नदी का रंग बदल गया था। उसका पानी इतना गहरा लाल हो गया था कि देखने वालों के रूह तक कांप गई। 17 दिसंबर 1398 दिल्ली के इतिहास का वो काला दिन जब तैमूर की सेना और सुल्तान महमूद शाह की फौज आमने सामने खड़ी थी। दिल्ली के पास हाथियों की एक विशाल फौज थी जिन्हें उस दौर का टैंक माना जाता था। इन हाथियों के दांतों में जहरीली तलवारें बंधी थी। मंगोल सेना ने इससे पहले कभी ऐसा पहाड़ जैसे जानवर नहीं देखे थे और वो बुरी तरह डर गए थे। लेकिन तैमूर का दिमाग शैतान से भी तेज था। उसने ऊंटों और बैलों की पीठ पे सूखी घास और लकड़ियां बांधकर उनमें आग लगा दी और उन्हें सीधे हाथियों की तरफ छोड़ दिया। जलती हुई आग और ऊंटों की चीखों को देखकर हाथी पागल हो गए और पीछे मुड़कर
और अपने ही सेना को कुचलना शुरू कर दिए। कुछ ही घंटों में दिल्ली एक जलता हुआ शहर बन गया। तैमूर के सैनिक शहर में ऐसे टूटे जैसे भूखे भेड़िया शिकार पे टूटते हैं। गलियों में खून का सैलाब बहने लगा और दिल्ली का आसमान काले धुएं और मासूमों की चीखों से भर गया। तैमूर ने जब दिल्ली पे कब्जा किया तो उसने सिर्फ जीत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि एक ऐसी महालूट शुरू की जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। तैमूर ने सिर्फ शहर नहीं जीता, उसने दिल्ली की संपत्ति भी लूट ली। हजारों ऊंटों और घोड़ों पे सोना, चांदी, रेशम और कीमती पत्थर लादे गए। दिल्ली के बाजारों को, जो कभी दुनिया की रौनक थे, पूरी तरह खाली कर दिया गया। लेकिन तैमूर की दरिंदगी यही खत्म नहीं हुई। वो दिल्ली के सबसे बेहतरीन कारीगरों, राजमिस्त्रियों और विद्वानों को भी गुलाम बनाकर बेड़ियों में जकड़कर अपने साथ ले गया। वो चाहता था कि दिल्ली का हुनर समरकंद की गलियों में सजे, जबकि दिल्ली को उसने एक उजाड़ खंडहर में तब्दील कर दिया था। उसने शहर की एक एक ईंट से उसकी गरिमा छीन ली और उसे एक लवारिश लाश की तरह छोड़ दिया। उस हमले की सबसे भयावह मार दिल्ली के उन आम लोगों पे पड़ी जिन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा था। लोग अपने घर छोड़ के जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हजारों परिवार बिखर गए, माओ से उनके दूधमुहे बच्चे छिन गए और दिल्ली की सड़कों पे सिर्फ लवारिश लाशें और उनके पीछे विलाप करते हुए लोग बचे थे। अनाज के गोदाम जला दिए गए थे, जिससे शहर में अकाल पड़ गया। दिल्ली में उस वक्त लाशों की सड़ने से ऐसी महामारी फैली कि जिंदा बचे लोग भी अपनी मौत की दुआ मांगने लगे। पलायन इतना बड़ा था कि हफ्तों तक दिल्ली की उन गलियों में जहां कभी उत्सव होते थे, अब वहां सिर्फ कुत्तों के भौंकने और चील कौओं की आवाजें सुनाई देती थी। लोग जान बचाने के लिए जंगलों में छिपने को मजबूर थे। तैमूर तो अपने लूट और गुलामों के काफिले लेकर वापस समरकंद चला गया, लेकिन वो दिल्ली के सीने पर एक ऐसा गहरा और खूनी घाव दे गया जिसे भरने में सदियों लग गए। हमले के बाद दिल्ली कई सालों तक उभर नहीं पाई। आर्थिक ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका था, शासन और कानून का नामो निशान खत्म हो गया था और दिल्ली की वो पुरानी शान मिट्टी में मिल चुकी थी। इस हमले ने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे उत्तर भारत को सभ्यता के मामले में 100 साल पीछे धकेल दिया। शहर का पतन इस कदर हुआ कि दिल्ली दोबारा अपनी पूरी रफ्तार हासिल करने के लिए तरस गई। तैमूर की तबाही का असर ऐसा था कि कई दशकों तक दिल्ली की आबादी पहले जैसे नहीं हो सकी। तैमूर लंग का इतिहास हमें एक बहुत बड़ा, कड़वा और जरूरी सबक सिखाता है। इतिहास हमें सिखाता है कि लालच और हिंसा हमेशा अंत में विनाशी लाते हैं। तैमूर ने अपनी शक्ति के दम पे लाखों को मारा, आधी दुनिया पे अपना खौफ कायम किया, लेकिन आज उसे एक महान नायक की तरह नहीं बल्कि मानवता पर एक बद्दुआ की तरह याद किया जाता है। उसकी सत्ता और उसकी लालच उसके साथ ही समरकंद की मिट्टी में दफन हो गए, लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई तबाही आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इतिहास की एक क्रूर दास्तान आज भी हमसे एक सवाल पूछती है, क्या वाकई असली ताकत का मतलब सिर्फ तबाही मचाना है? तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा, जलाया और बर्बाद किया, लेकिन वो इस मिट्टी के जज्बे को पूरी तरह नहीं मार सका। दिल्ली फिर खड़ी हुई, फिर बसी, फिर से दुनिया के नक्शे पे चमकी, लेकिन तैमूर का वो खूनी अध्याय आज भी हमारे इतिहास का सबसे बड़ा और डरावना सच बना हुआ है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति और न्याय ही वो नींव है जिस पर एक अमर सभ्यता का निर्माण होता है। आज जब हम दिल्ली के मिट्टी को देखते हैं तो हमें ये याद आता है कि इस जमीन ने कभी खून की नदियां देखी थी। वो साल 1398 में तैमूर लंग की सनक का नतीजा था। सो कैसी लगी आपको ये डॉक्यूमेंट्री, और आप तैमूर लंग जैसे क्रूर शासक के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।